स्वागत है आप सभी का। अब दिखाई सुनाई दे रहे हैं ना? बताइए, आर वी ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज नाउ? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम टनटनाट तरीके से वापस आ गए। चलो शुरू करते हैं और आज खत्म भी करेंगे। तो हमारे पास में ये प्यारा सा नन्ना सा चैप्टर है। नन्ना सा तो नहीं है, ठीक है, नन्ना रे नारे नारे ना, ऐसा चैप्टर है, नन्ना सा तो नहीं है। नन्ना रे नारे नारे ना, इस टाइप का चैप्टर है। चलिए गाइस, शुरू किया जाए। फाइनली हियर वी आर। ब्लैक स्क्रीन नहीं हुई थी, वो मेरे से गलती से दब गया था, घबराना मत। किधर गया एडमिन पैनल? इमोजी लॉक करता हूं सबसे पहले। चलो, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें तो प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था दोस्त? 3 हिस्से में चैप्टर को बांटना था। एक तो प्रिंट की जर्नी, तो प्रिंट की जर्नी अपन ने देख ली, ठीक है। प्रिंट की जर्नी में अपन ने क्या देखा? एक तो अपन ने प्रिंट की जर्नी देख ली, अरे चले जा, ठीक है। एक तो अपन ने प्रिंट की जर्नी देख ली। दूसरा क्या है? प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। तो प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट देख लिया। तो प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब ये प्रिंट की जर्नी देखी कि कैसे वो चाइना, चाइना से जापान, जापान से यूरोप तक गई। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या देखी? फिर अपन ने देखा कि जो प्रिंट है वो यूरोप में कैसे इवॉल्व हुआ। तो प्रिंट यूरोप में कैसे इवॉल्व हुआ, तो उसमें क्या देखा आपने? प्रिंट यूरोप में कैसे इवॉल्व हुआ, तो उस चीज में आपने सारा का सारा पार्ट देखा कि उसका इंपैक्ट क्या रहा, लोगों के आम जीवन पे प्रिंट के आने से कैसे रीडिंग, जो हियरिंग पब्लिक थे वो रीडिंग पब्लिक के साथ इंटरमिंगल हो रही थी। रिलीजियस डिबेट्स, जो फियर ऑफ प्रिंट था, प्रिंट के साथ लोग डिसेंट शो कर पा रहे थे। एक रीडिंग मैनिया टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी मटेरियल आता है। आज अपने को ये 19th सेंचुरी वाली चीज पढ़ना है और उसके बाद में ये इंडिया वाला जो पूरा एस्पेक्ट है कि इंडिया में प्रिंट का क्या इंपैक्ट हुआ वो पढ़ना है, ठीक है। आज अपने को ये वाला पार्ट पढ़ना है। फाइन। दी रीडिंग मैनिया में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट रह गया था, तो वो रीडिंग मैनिया का फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट भी अपन आज पढ़ेंगे। तो कल अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान लेके पहुंचते हैं, ठीक है। वो वहां पे जो फ्लोट मतलब जो रियल वर्ल्ड है उसको भी प्रिंट करना शुरू करते हैं, विजुअल मटेरियल्स, उकियो आर्ट फॉर्म डेवलप होता है। फिर प्रिंट जो है तो मार्को पोलो प्रिंट को यूरोप लेके जाते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को यूरोप में। जैसे अगर आप देखेंगे तो लेकिन और फास्ट उसकी प्रिंटिंग टेक्निक की जरूरत थी, तो उस फास्ट प्रिंटिंग टेक्निक के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जोहान गुटेनबर्ग फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट करते हैं। अब जोहान गुटेनबर्ग ने एक बार प्रिंटिंग प्रेस बना ली तो इससे क्या हो गया कि प्रिंटेड मटेरियल बहुत तेजी से पब्लिश होने लगा, ठीक है। तो दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। और प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा? तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई है। फाइन। हर व्यक्ति अब पढ़ना चाह रहा था। अब पढ़ना, जब किताबें आसानी से अवेलेबल थी, लोग पढ़ सकते थे और अपने ओपिनियंस को प्रिंट करवा सकते थे, तो रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट होती है। जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी देवर स्केप्टिकल अबाउट दिस कि कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देयर वाज फियर अराउंड दी प्रिंट। साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्या है कि लोग कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो ये ना कि क्रांति कहां किसी के रोकने से रुकती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत करी विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड डिसेंट। एक आम जन साधारण व्यक्ति भी अपने डिसएग्रीमेंट को शो कर सकता था। तो मैनेक्यू की कहानी अपन ने पढ़ी थी, ध्यान आ रहा है। फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो मैनेक्यू की कहानी के बाद में एक रीडिंग मैनिया सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया था। लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रहा था, तरह तरह का क्या था, लिटरेरी मटेरियल आपको देखने को मिल रहा था, जैसे एल्मेनेक्स, चैप बुक्स, बिलियोथिक ब्लूज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, क्या बोल सकते हैं, इन्वेंशंस ऑफ साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स के आइडियाज, ये सारी चीजें प्रिंट होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और प्रिंट को एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस माना जा रहा था। जैसे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो अपने नॉवल में लिखते हैं कि प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट एक तरीके से डेस्पोटिज्म को हटा देगा, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारा सब कुछ अपन पढ़ चुके थे। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंटिंग टेक्निक, प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल के आने से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया,
ठीक है, ये सवाल बन के आता है एग्जाम में, और सीधा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट में सीधा जाता है कंक्लूजन के साथ कि हाउ प्रिंट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अप द फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट का इंपैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्या पड़ा। इस तरह का सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, इस तरह का सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है? बताइए। चलो सर द डांसर तो यार मैं तो एक तो या तो क्या करूंगा कि ऑफिस वालों के ऊपर बैन लगा दूंगा कि मोबाइल, अगर मैं डांस कर रहा हूं, ठीक है, पहली बात तो मैं डांस नहीं कर रहा था, जबरदस्ती मुझे डांस करवाया, वहां तक ठीक था, उसका वीडियो बनाया, चलो वहां तक भी ठीक था, और वीडियो बना बना के सबने अपने उस पर डाल दिए, किसी ने इंस्टाग्राम पे, किसी ने कुछ पे। अब उन्हें क्या पता कि ये बच्चे बच्चे इतने दुष्ट है कि वो कहीं से भी तुम कुछ भी डालोगे। मैं ये देख रहा हूं कि ऑफिस का हर एक व्यक्ति जो है उसके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे ऐसा गिल्ट ट्रिप हो रहा है कि मैं क्यों नाचा क्लियर है? चलो बढ़िया, ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके थे, अब आगे अपने को आज चैप्टर खत्म करना है। डबल वॉइस कहां आ रही है? डबल वॉइस जिन जिनको डबल वॉइस आ रही एक बार सुधार लो, मुझे तो नहीं आ रही क्योंकि ना ना कोई डबल वॉइस नहीं। आधे बच्चे तो इस चीज में वो है एक्साइटेड कि सर बता दो कोरोना 2 आ रहा है कि नहीं। मैं ऐसा मारूंगा कि चमगादड़ बन जाओगे तुम। अब पढ़ो चुपचाप। चलो तो प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वाला टॉपिक है अब अपने पास में, प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फाइन, तो अब अगर हम बात करें ना प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो सवाल ये आता है कि कैसे प्रिंटिंग टेक्निक के आने से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। ठीक है, वो चीज आपको समझना है कि हाउ प्रिंट हेल्प्ड इन दी ब्रिंगिंग अप फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड अ कंडीशन अंडर विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। फाइन, सवाल ये हाउ कि प्रिंट ने वो कंडीशन कैसे बनाई, तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। देखो जब क्या हुआ ना, व्हेन इट वाज इजी टू प्रिंट थिंग्स, तो जो प्रिंट था इट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स सच एज जीन जैक्स रूसो, ठीक है, थॉमस वॉल्टेयर, जॉन लॉक, ये ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने उस समय पे ये बात करी। क्या बात करी कि राजा जो है, तो राजा के पास सारी पावर नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड तरीके से राजा अपनी पावर एक्सरसाइज ना करें, पीपल शुड हैव द पावर टू क्वेश्चन किंग। ये उन्होंने हाईलाइट करी, ये सारी चीजें किसने, ये सारी चीजें एनलाइटेंड थिंकर्स ने हाईलाइट करी। और एनलाइटेंड थिंकर्स के ये आइडियाज जो थे ना, ये आइडियाज आम जनता तक पहले शायद उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, प्रिंट की मदद से, अब प्रिंट की मदद से ये आइडियाज एक आम व्यक्ति तक भी पहुंच पा रहे थे बहुत आसानी से। गॉट इट? अब ये आइडियाज एक आम व्यक्ति तक भी बहुत आसानी से पहुंच पा रहे थे। गॉट माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आना चाहिए आपको क्लियर कट तरीके से कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। प्रिंट ने कैसे एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को पॉपुलराइज किया।
तो जो थिंकर्स थे अभी तक, वो थिंकर्स सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने तक ही आइडिया रख पा रहे थे। लैग तो नहीं हुआ ना बीच में? बच्चे लैग क्यों लिख रहे हैं? सही चल रहा है ना? बैक हो जा रही है। क्लास पीछे जा रही है। ये क्या समस्या है? मैं पूछता हूं, रुको टेक टीम से। रीस्टार्ट हो रही है। मैंने भी अपने फोन में चला के रखी, देखता हूं जाती है तो। ठीक है, चलो। तो हमारी टेक टीम तैनात है, ठीक है। तो वो जैसे अगर कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे वो लोग, चिंता ना करो। अभी तो नहीं जा रही, मुझे भी, मेरे भी फोन में चल रही, मुझे तो पीछे जाते नहीं दिख रही क्लास। ठीक है, चलो। तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। तो जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे ना, वो लोग अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे सिंपल चीज है ना कि लोगों के पास बहुत टैलेंट था, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो वो टैलेंट सिर्फ टीवी तक ही आ सकता था। लेकिन अब जब सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया के आने से क्या हो, कि अब लोगों का टैलेंट घर बैठे वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पॉपुलराइज द हिडन टैलेंट ऑफ द पीपल, तो वैसे प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। दूसरी चीज क्या है, तो अब जब एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को प्रिंट ने पॉपुलराइज किया, तो एनलाइटेंड थिंकर्स बोलते थे कि राजा के पास क्यों सारी पावर हो, ठीक है, अनचेक्ड पावर नहीं होना चाहिए, पीपल शुड क्वेश्चन। और ये चीज जब पब्लिक में डिस्कस होना शुरू हुई ना, तो दिस क्रिएटेड अ ग्राउंड फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट समझना कि कैसे प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। तो दूसरा यह है कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंट देयर वाज द कल्चर फॉर डायलॉग्स एंड डिबेट्स। पहले मैं क्या फील कर रहा, वो मुझ तक ही सीमित रहता था, ठीक है। अब क्या है, मैंने 4 एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज प्रिंट की मदद से पढ़े, और उन आइडियाज के ऊपर मैं अपने आइडियाज को क्या कर सकता था, लिख सकता था, बता सकता था, दूसरे मेरे आइडियाज को काउंटर कर सकते थे। तो दिस क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इससे क्या हुआ ना, डिबेट और डिस्कशन सही तरीके से शुरू हुआ। प्रिंट क्रिएटेड द कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। प्रिंट ने डायलॉग्स एंड डिबेट्स का कल्चर जो एक तरह से बढ़ चढ़ के प्रिंट ने आपको क्या करने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि प्रिंट ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल बन गया, ठीक है। आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, ठीक है। प्रिंट के आने से एक ये चीज समझ में आई कि अभी तक आम जनता जो है, आम जनता सफर कर रही थी और राजा लोगों के मजे हो रहे थे, लेकिन इस चीज को पब्लिक में किसी ने डिस्कस नहीं किया, पब्लिक में किसी ने नहीं बताया, पब्लिक में किसी ने नहीं बोला। तो प्रिंट के आने के बाद क्या हुआ पता है, प्रिंट के आने के बाद ये हुआ कि अब अगर कहीं गलत है तो वो गलत है, लोगों ने उसको बोलना, उस चीज को हाईलाइट करना, रेज करना शुरू कर दिया। तो आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर was seen among the people, ठीक है। आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मतलब अब ऐसा लिटरेचर, ऐसा लिटरेरी मटेरियल प्रिंट होना शुरू हो गया था, जिस मटेरियल के थ्रू क्लियर कट बता दिया जाता था कि यार देखो, इन लोगों के मजे हैं, राजा लोगों के, और आम जनता के सजे हैं। मतलब आम जनता जो है परेशान हो रही है, लेकिन राजा जो है अपनी मस्ती में मस्त है। तो जब इस तरह की बातें सामने निकल के आना शुरू हो गई विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट कि प्रिंट रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को चिंगारी मिली। कंक्लूजन आप ये लिख सकते हो उसमें क्या, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी प्रिंट की मदद से। अब अगर एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज, डिबेट, डिस्कशन और रॉयलिटी के अगेंस्ट प्रिंट को यूज किया जा रहा था, तो रॉयल फैमिली के जो लोग थे ना, वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहे होंगे, वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चला रहे होंगे ना, जिसके तहत वो क्या बता रहे थे, जिसके तहत वो ये बता रहे थे कि क्यों प्रिंट, मतलब जिसके तहत वो ये भी बता रहे होंगे कि नहीं हम भी सही हैं। तो अगर एक आदमी रेवोल्यूशन के लिए चीज पढ़ रहा था, तो एक आदमी ये भी पढ़ सकता है कि क्यों रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहिए। लेकिन समवेयर और द अदर कंक्लूजन अगर हम देखें, तो सिर्फ प्रिंट के मदद से रेवोल्यूशन नहीं आया,
लेकिन प्रिंट ने कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की जर्नी को शेप जरूर दिया है। ठीक है, प्रिंट हेल्प्ड इन दी ब्रिंगिंग अप ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रिंट हेल्प्ड इन दी ब्रिंगिंग अप ऑफ रेवोल्यूशन, वो वाली चीज है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे प्रिंट की मदद से आया, 3 पॉइंटर ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्या है कि प्रिंटेड मटेरियल ने एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। प्रिंट क्रिएटेड दी कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल बन गया। ठीक है, प्रिंट पॉपुलराइज दी आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मतलब कि ऐसा लिटरेचर जो ये बता रहा था कि राजा लोगों के मजे हैं और जनता जो है बेचारी वो परेशान है। तो इस तरह का लिटरेरी मटेरियल जो है, ठीक है, वॉज सीन इन दी पब्लिक। दिस टाइप ऑफ लिटरेरी मटेरियल वॉज ऑब्जर्व, जहां पे रॉयल्टी को एक तरह से क्या जा रहा था, मॉक किया जा रहा था, हंसा जा रहा था रॉयल्टी के ऊपर, वो चीज है। गॉट माई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी पे आ गए भाई साहब। 19th सेंचुरी पे क्या है कहानी? 19th सेंचुरी की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल है। ऐसी है कि 16th सेंचुरी में जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो एक प्रिंट रेवोल्यूशन जैसी चीज आ गई है। धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर आपको देखने को मिलता है कि 17th-18th सेंचुरी में एक रीडिंग मैनिया टाइप की सिचुएशन डेवलप होगी, जहां पे नया नया लिटरेरी मटेरियल आया। उसी प्रिंटेड मटेरियल के चलते क्या है, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखने को मिला। ये सारी चीजें हो रही थी। साथ ही साथ आप देखोगे तो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि एक तरह से नई रीडर्स का इमर्जेंस आपको देखने को मिलता है। वो लोग भी अब प्रिंट से इन्फ्लुएंस हो गए थे, या फिर प्रिंटेड मटेरियल उन लोगों के लिए भी आ गया था जो अभी तक प्रिंट के इंपैक्ट से छूटे हुए थे, जैसे चिल्ड्रन, ठीक है, जैसे विमेन एंड वर्कर्स। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन, चिल्ड्रन, वर्कर? ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये विमेन, चिल्ड्रन, वर्कर यूरोप में खास करके, तो 19th सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिला कि प्रिंट के आने से रीडरशिप जो है वो बड़ी होती चली गई। फाइन, 19th सेंचुरी में प्रिंट के आने से रीडरशिप बड़ी होती चली गई, और ये जो बढ़ गई रीडरशिप, तो इस बढ़ती रीडरशिप का इंपैक्ट क्या हुआ? इस बढ़ती हुई रीडरशिप का इंपैक्ट ये हुआ कि अब और लोग जो थे वो अपने अपने हिसाब से प्रिंटेड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड थे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं चिल्ड्रन। तो पहले क्या है ना, पहले पढ़े लिखे लोग ही कम होते थे, लेकिन अब क्या है कि प्रिंटेड मटेरियल के आने से अब किताबें वगैरह सब आ गई, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए किताबें छपने लगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज भी किताबें छपती है, लेकिन आज जो किताबें छपती है इन किताबों में एक बहुत बड़ा मार्केट है। किन किताबों का? आज जो किताबें छप रही है इन किताबों में बहुत बड़ा मार्केट है, जो बच्चों के लिए किताबें छपती है उसका। फाइन, तो चिल्ड्रंस प्रेस के बारे में जैसे भी हम पढ़ेंगे, तो आज के समय में भी आप देखोगे तो स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लाखों किताबें छपती है, लाखों किताबें बिकती है। तो वैसे ही उस समय पे जब धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, तो उस बढ़ते लिटरेसी रेट में जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुके थे, तो प्रिंटेड मटेरियल के लिए या फिर प्रिंटिंग वर्ल्ड में चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट रीडर की कैटेगरी में आ गए। इनफैक्ट आप क्या देखोगे, स्कूल टेक्स्ट बुक्स हो गया, इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। साथ ही साथ फ्रांस में क्या बना, फ्रांस में एक चिल्ड्रंस प्रेस स्टैब्लिश की गई। ठीक है, फ्रांस में चिल्ड्रंस प्रेस स्टैब्लिश की गई 1857 में, और इस चिल्ड्रंस प्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों के लिए किताबें छापी जाए। ठीक है, जो सोसाइटी के बड़े लोग थे वो ये चेक करते थे कि कुछ भी ऐसा प्रिंट ना हो जिससे क्या हो, जो वल्गर हो या फिर जिसका बच्चों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो। फाइन, जैसे जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स थे, तो ये ग्रिम ब्रदर्स जो है, तो इन्होंने गांव-गांव जाके दे देमसेल्फ कंपाइल दी ट्रेडिशनल फोक टेल्स फॉर चिल्ड्रन। तो उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया, गांव-गांव जाके जो बच्चों की कहानियां थी वो सारी इकट्ठी करी, और ग्रिम ब्रदर्स ने उनके लिए फिर वो पब्लिश करी। तो इस तरह से क्या है कि चिल्ड्रन बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीडर इन 19th सेंचुरी। क्वेश्चन अलग अलग तरह से आएगा कि 19th सेंचुरी में प्रिंट का इंपैक्ट क्या हुआ चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी में कौन सी 3 नई रीडरशिप्स इमर्ज हुई, मतलब कौन 3 कैटेगरी के लोग थे, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप बच्चों का ये लिख सकते हैं कि स्कूल बुक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, जैसे चिल्ड्रंस प्रेस एस्टैब्लिश कर दी बच्चों के लिए फ्रांस में। ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए कहानियां, फोक टेल्स कलेक्ट करी खुद। ठीक है, ये चेक किया जाता था कि कुछ भी ना लिखा जाए, जो लिखा जा रहा है उसको वो कहीं वल्गर ना हो, इमोरल ना हो, ये सब कुछ। विमेन की बात करें तो अभी तक क्या था ना, अभी तक विमेन एक तरह से कहां होती थी, विमेन घरों में होती थी, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि प्रिंट के आते के साथ ही प्रिंट के आने से विमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर की तरह इमर्ज होती है। विमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर की तरह इमर्ज होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि अब वो पढ़ ही नहीं रही थी सिर्फ,
वो लिखती भी थी, तो दे बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। तो फॉर एग्जांपल प्रोमिनेंट राइटर जैसे जेन ऑस्टिन, बॉर्नेट सिस्टर, जॉर्ज इलियट, ठीक है। तो इनमें से किसी की नॉवल वगैरह पढ़ी आपने? प्राइड एंड प्रेजुडिसेस है शायद, किसकी है प्राइड एंड प्रेजुडिसेस? मैं देखता हूं जरा आज तुम्हारा इंग्लिश में टेस्ट समझ में आएगा मुझे। तो ये कुछ विमेन नॉवेलिस्ट है, ठीक है। तो ये विमेन नॉवेलिस्ट है जिन्होंने क्या है उस समय पे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ खुद लिखना शुरू किया। और जब ये लिखती थी, जैसे मान लो आज मुझे शक्ति दोगे आप किसी चीज को करने की, तो मैं क्या करूंगा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस क्षेत्र को जानता हूं। तो महिलाएं जब लिखेंगी तो महिलाएं अपने बारे में लिखेगी, अपनी लाइफ के बारे में। तो दे डिफाइन न्यू टाइप ऑफ वुमेन थ्रू देयर राइटिंग्स। तो जब वो लिखती थी तो बताती थी कि पावरफुल वुमेन्स होती हैं, उनके बारे में। बताओ कौन बताएगा? अरे लैग नहीं हो रहा, वो पीछे अगर जा रही है तो गो लाइव कर दिया करो यार, वो थोड़ा सा दिक्कत पता नहीं क्या है। अगर आपकी क्लास पीछे जाती है तो गो लाइव पे क्लिक कर दोगे तो सही हो जाओगे। बताओ प्राइड एंड प्रेजुडिसेस किसने लिखी, ये पूछा है मैंने तुमसे। इंग्लिश के नॉवल पढ़े? एसएसटी पढ़ी नहीं जा रही सर, इंग्लिश क्या पढ़ेंगे? क्यों लाल? प्री बोर्ड खराब गया, क्या करूं? प्री बोर्ड खराब गया, ऐसे आंसू पोंछो, खड़े हो और बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, तो उठो और आगे ये देखो। अभी बोर्ड्स है, क्या होता है प्री बोर्ड? एक मौका था, अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से खड़े होंगे, तैयारी करेंगे, वो सारी गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराएंगे जो प्री बोर्ड में दोहराई थी, उन गलतियों से सीखेंगे और बोर्ड्स में बहुत अच्छा करके आएंगे। शर्त यह है कि गेट अप, ठीक है, कैरी दैट स्माइल एंड दैट कॉन्फिडेंस और शुरू हो जाओ वापस से। समझ में आई मेरी बात? अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, जेन ऑस्टिन, आ जाओ। ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। वर्कर्स, अब वर्कर भी 19th सेंचुरी में एक नए ग्रुप की तरह इमर्ज हो रहे थे। वर्कर्स के बारे में समझते हैं। वर्कर्स भी एक नए ग्रुप की तरह इमर्ज हो रहे थे 19th सेंचुरी में, जो एक नए रीडर की तरह इमर्ज हो रहे थे। इनके ऊपर क्या इंपैक्ट था देखो। तो पहले वर्कर्स तो बेचारे क्या करते थे, फैक्ट्री में दिन भर काम किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब वर्किंग आवर्स वगैरह कम हो गए थोड़े, ठीक है, काम के घंटे थोड़े कम हो गए ना, तो उन वर्कर्स ने क्या करना शुरू कर दिया। जब वर्किंग आवर्स वगैरह कम हो गए तो उन वर्कर्स ने अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कुछ अच्छे काम करना शुरू किए। और वो वर्कर्स ने अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए कुछ कुछ अच्छे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जैसे लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश करी, ठीक है। तो वर्कर्स जो थे, तो वर्कर्स ने लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश कर ली। लैंडिंग लाइब्रेरीज वर स्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। दे बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स थे, इन वर्कर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, जो जैसे आज लाइब्रेरी होती है ना कि आप चले जाओ वहां से किताब बोरो कर लो, तो वर्कर्स के पास जब टाइम मिलना शुरू हुआ तो उस समय यूरोपियन सोसाइटी में इस तरह की लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टैब्लिश होने लगी, जिसमें वर्कर्स जा सकते थे, किताबें बोरो कर सकते थे, वहां बैठ के पढ़ सकते थे। और धीरे धीरे क्या है, दिस बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो वो वर्कर्स जिनके पास थोड़ा समय रहता था, उन वर्कर्स ने वहां पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया और वो अपने आप को एजुकेट करने लगे, ठीक है। आर्टिशंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल जो थे, वो लोग भी इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करने लगे और इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल अपने फ्री टाइम, जैसे आज क्या होता है, आज आदमी फ्री टाइम में जैसे टर्फ्स बना दिए हैं, तो शहर में जगह नहीं बची है तो किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर टर्फ बना दिए, टर्फ पे लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वैसा ही आपको ये चीज समझना होगी कि वर्कर्स भी जो थे, तो उस समय पे टाइम पास, उस समय मनोरंजन कैसे करेगा आदमी, तो उस समय पे मनोरंजन करने के लिए आदमी ये सारे काम करता था। व्हाट माय पॉइंट? ऐसा था। तो इस तरह से 19th सेंचुरी में 3 इंपॉर्टेंट रीडर्स के ग्रुप जो है वो इमर्ज हुए, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर। और उनका क्या इंपैक्ट था वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फर्दर इनोवेशंस। फर्दर इनोवेशंस की अगर हम बात करें तो फर्दर इनोवेशंस में और क्या नए नए इनोवेशंस आ रहे थे और क्या क्या नई नई चीजें आ रही थी। तो उन फर्दर इनोवेशंस में आपको समझ में आएगा क्या कि और आगे जो चीजें निकल के आ रही थी उन फर्दर इनोवेशंस में। अभी क्या था ना कि प्रिंटिंग टेक्निक जो है, लंबे समय से जो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी ना, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, अभी तो वही चल रही थी। फिर आप देखेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी में इस प्रिंटिंग टेक्निक में भी बहुत सारा बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? तो एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि व्हाट वर द डिफरेंट इनोवेशंस इंट्रोड्यूस्ड इन 19th एंड 20th सेंचुरी इन प्रिंटिंग टेक्निक। तो आपको एक एक करके सारी चीज बताता हूं। जैसे रिचर्ड एमहोफ ने क्या किया, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस को परफेक्ट कर लिया था, जिसके चलते अब क्या है,
8,000 शीट पर घंटे छापी जा सकती थी, और जो प्रिंटिंग पहले स्लो थी वो फास्ट हो गई। ठीक है, तो एक इनोवेशन ये हो गया। दूसरा क्या है, ऑफसेट प्रेस वर डेवलप्ड, जिसमें आप क्या है, ऑफसेट प्रेस में आप क्या करते हो, कलरफुल प्रिंट्स निकाल सकते थे। इलेक्ट्रिकल प्रेसेस आ गई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वर इंप्रूव्ड, पहले जैसे पहले प्रिंटर में क्या है कि एक मशीन में एक पेपर डालो, उसको प्रिंट करो, निकालो, फिर दूसरा पेपर डालो, लेकिन अब मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वर इंप्रूव्ड, कि अपने आप अंदर से फटाफट पेपर रोल होके निकलते चले जाएगा। तो ऐसे क्या है, मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वर इंप्रूव्ड। नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड, अब क्या है, ये तो आपने देख लिया कि कुछ कुछ इनोवेशंस हुए। इन इनोवेशंस के अलावा प्रिंटेड मटेरियल को निकालने का तरीका भी बदल दिया गया। जैसे सीरियलाइज नॉवेल्स चलते थे कि नॉवल का एक पार्ट आ रहा है, जैसे अगर हम देखेंगे ना क्या है, तो कोई भी नॉवल होता है तो उस नॉवल का एक पार्ट आता है, फिर दूसरा पार्ट आता है, तो लोग हाइप बनी रहती है कि लोग तीसरे पार्ट के लिए वेट करते हैं। तो वैसे क्या है, वैसे नॉवेल्स को सीरियलाइज किया गया। ठीक है, चीप सिलिंग सीरीज एंड पेपरबैक एडिशंस वर इंट्रोड्यूस्ड, तो सस्ती, अब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था 20th सेंचुरी में, 1930s के टाइम पीरियड में, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं ये ना हो जाए प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को कि लोग किताबें खरीदना बंद कर दें। तो ये डर था कि लोग कहीं ऐसा ना हो जाए कि किताबें खरीदना बंद कर दें। तो इसी के चलते क्या है कि चीप शिलिंग सीरीज वर इंट्रोड्यूस्ड। शिलिंग सीरीज मतलब क्या है कि सस्ते दरों पे लोगों को किताबें मिल जाएं, तो वाली वो उस टाइप की किताबें निकालना शुरू कर दी थी। पेपर बैक एडिशंस वर इंट्रोड्यूस्ड। पेपर बैक एडिशंस मतलब क्या है कि सस्ते पेपर पे निकालना शुरू कर दिया, ताकि मान लो स्लो डाउन आया भी इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसे कम है, तो लोग ऐसा ना हो जाए कि किताबें पढ़ना बंद कर दे, तो सस्ती किताबें निकालना शुरू कर दी। डस्ट कवर्स एंड बुक जैकेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये भी एक इनोवेशन था कि पहले किताबें जो खराब हो जाती थी तो उनको किताबों के ऊपर क्या है, डस्ट कवर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। फाइन, तो बुक जैकेट्स वर आल्सो एन इनोवेशन। तो ये सारे इनोवेशंस, ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू कीप दी प्रिंटेड मटेरियल अप टू डेट। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल को अप टू डेट रखने के लिए इस तरह के चेंजेस, इस तरह के इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए गए। अब मैं तुम्हें एक चैप्टर का वो बता रहा हूं, हैक बता रहा हूं। चैप्टर को अपन 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। तो एक तो क्या है, उसकी जर्नी है। अच्छे से समझना सारे बच्चे, 1 मिनट के लिए सारे बच्चे इधर ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझना कि क्या है। चैप्टर को मैं तुम्हें पूरा बहुत आसानी से एकदम सटीक तरीके से बता देता हूं। पेपर बैग मतलब आपने देखा होगा ना, एक तो होता है व्हाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, वो किताबें महंगी होती है, और एक पेपर बैग होता है येलो कलर का, बस उस पर छपा रहता है। ठीक है, तो वो चीप क्वालिटी का पेपर होता है, वो पेपर बैग एडिशंस होते हैं। अब अगर हम देखें तो अगर मैं आपको जर्नी पूरी बताऊं तो अब मैं आपको चैप्टर का पूरा हैक बताऊं, अगर चाहो तो तुम भी ये पेपर पे ड्रॉ कर लो, तो तुम्हें क्या रहेगा बाद में रिवाइज करते समय, या फिर ये ऐसी चीजें रहती पता है, कभी भी किताबें खोल के पढ़ना ही नहीं होता है आपको। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया ना, तो आपको ध्यान चिंतन करना होता है कि अच्छा प्रिंट कल्चर अभी रिवाइज करता हूं, ऐसा होना चाहिए। तो अब ये अपने अपने पैटर्न होते हैं। आप पूछते हो ना सर कैसे याद रख लेते हो इतना, तो ऐसे याद रखा जाता है कि हम उसको अपने हिसाब से एक पैटर्न बनाते हैं। तो चैप्टर के 3 पार्ट है, एक तो पूरी जर्नी बताई गई, तो अपने को कैसे वो चाइना में अब सब ध्यान आ गया मुझे। चाइना की बात करें तो चाइनीज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बारी आ गई मुझे ध्यान में, अर्बन कल्चर के बूम होने से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग समझ में आ गया सब। ठीक है, तो चाइना, जापान, ठीक है, तो जापान की भी पूरा ओक्यो सब ध्यान आ गया, और यूरोप में पहुंच गया तो मार्को पोलो वगैरह ये सब ध्यान आ गया। ठीक है, तो एक तो जर्नी है चैप्टर में। अब जर्नी के बाद में क्या होता है कि जब प्रिंटेड मटेरियल आता है यूरोप में, प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो प्रिंट कम्स टू यूरोप में क्या है, प्रिंट कम्स टू यूरोप में उसमें आपको देखने को मिलता है कि कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होती है, कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, तो पूरा यूरोप वाला क्लास कि कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होती है। ठीक है, गुटेनबर्ग जो है, तो गुटेनबर्ग का आपको समझ में आता है कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर दी है, और दिस मार्क द प्रिंट रेवोल्यूशन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था, तो प्रिंट रेवोल्यूशन में अब पूरा ध्यान आता जा रहा है, प्रिंट रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि क्या प्रिंट रेवोल्यूशन में आप जैसे देख रहे हैं, तो हियरिंग पब्लिक जो थी अब वो रीडिंग पब्लिक बनते चले गई है। फाइन, हियरिंग से रीडिंग पब्लिक बन गई है। प्रिंट रेवोल्यूशन के चलते क्या है, रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हो गया, तो वो पूरा ध्यान आ गया प्रिंट रेवोल्यूशन का पूरा पार्ट कि रिलीजियस डिबेट जो है शुरू हो गई, रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई, रिलीजियस डिबेट, और ये सारा सब कुछ पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो हियरिंग से रीडिंग पब्लिक हो गया, रिलीजियस डिबेट्स वगैरह शुरू हो गई है। साथ ही साथ अब वो सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है कि जैसे प्रिंट से लोग अपना डिसेंट शो कर पा रहे हैं, लुइस सेबेस्टियन क्या नाम, मार्टिन लूथर वाला पार्ट आ गया, सारा सब कुछ। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि अब क्या होगा, अब
जब ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई ना, तो इससे क्या हो गया कि आसानी से किताबें छप रही थी, हर व्यक्ति तक विचार वगैरह, हर व्यक्ति तक किताबें वगैरह पहुंच रही थी। तो उसने कहीं ना कहीं क्या किया, उस समय के रिलीजन को शेप दिया। तो मार्टिन लूथर ने कैसे चेंजेस लाया है, वो सारा सब कुछ हो गया। फियर ऑफ प्रिंट हो गया, मतलब प्रिंट एंड डिसेंट वाला पार्ट। अब आ जाओ, तो दिस क्रिएटेड, तो ये पूरा क्या, ये पूरे कब की बात हो गई, ये जैसे पूरा देखोगे तो ये 15-16 सेंचुरी की बात हो गई। अब अगर हम आगे बढ़े तो 17th और 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, 17th 18th सेंचुरी में रीडिंग मैनिया एक क्रिएट हुआ। रीडिंग मैनिया में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आ गई, ठीक है। कैसे प्रिंट को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट माना गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट मैंने इसमें देख लिया। अब उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में अपन देखते हैं कि 19th सेंचुरी में प्रिंट रेवोल्यूशन का यूरोप में क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। तो 19th सेंचुरी में न्यू रीडिंग ग्रुप्स इमर्ज हुए। न्यू रीडिंग ग्रुप्स में अपन ने क्या देख लिया, अभी 3 देखा, विमेन, चिल्ड्रन और वर्कर, कैसे नए रीडिंग ग्रुप्स इमर्ज हुए। अब 19th-20th सेंचुरी में लास्ट टॉपिक जो अपन ने यूरोप का देखा कि फर्दर इनोवेशन जो हुए, तो क्या करा आपने, जो भी टॉपिक्स पढ़े उसको एक फ्लो दिमाग में बैठा लिया कि अच्छा मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के बाद में रीडिंग मैनिया वाली चीज थी 17th-18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में न्यू रीडिंग ग्रुप इमर्ज हो रहे थे। फाइन, तो ये चैप्टर का एक पार्ट था जो मैंने एक हिस्से में बांध के रख दिया है ताकि मुझे बहुत ज्यादा कैरी नहीं करना पड़ रहा है। अब मैं चैप्टर का एक और फ्रेश पार्ट पढ़ूंगा कि भाई साहब इंडिया में इस प्रिंट का क्या इंपैक्ट हुआ, समझे कि इंडिया में इस पूरी प्रिंटिंग टेक्निक का, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट हुआ। ये पूरा का पूरा एक नया फ्रेश टॉपिक हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। गॉट इट? चलो ठीक है, इंडिया वाला पार्ट पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब ये बहुत चालाक थे प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, उन्होंने देखा कि कहीं स्लो डाउन ना आ जाए, तो स्लो डाउन ना आए इसके लिए उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशंस निकालना शुरू कर दिया। नॉलेज आ जाओ, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। चलिए भाई, अब क्लियर है ना यहां तक? बताओ, इज दैट क्लियर? अब इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट वाला पार्ट पढ़ेंगे अपन। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। बताइए। अरे बैक जा रही है तो उसको पकड़ के आगे ले आओ ना। चलो, वर्कर वाला फिर से समझा दूं एक बार। देखो, वर्कर वाले में सिंपल चीज है बेटा कि वर्कर्स पहले तो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी में परेशान रहते थे, लेकिन जब यूरोप में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया, जब वर्किंग आवर्स रिड्यूस हुए, काम के घंटे जब वर्कर्स के कम हुए ना, तो अब ये वर्कर्स क्या करते थे, अब ये वर्कर्स ने अब इन वर्कर्स ने एक तरह से पढ़ना, ज्ञान लेना शुरू कर दिया। कहां ज्ञान लेते थे? तो ये वर्कर्स लाइब्रेरीज वगैरह जाने लगे। लाइब्रेरीज में किताबें, प्रिंटिंग टेक्निक नहीं, मतलब प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं आता तो लाइब्रेरी में किताबें कहां से आती? तो अब ये वर्कर्स क्या करते थे, करने लगे, लाइब्रेरी वगैरह जाने लगे, वहां पे प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड बुक्स वगैरह इन्हें मिल जाती थी, जिन्हें पढ़ने लगे। एंड दीज लैंडिंग लाइब्रेरीज बिकेम कह सकते हैं अ मीडियम ऑफ एजुकेटिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो अपने आप को शिक्षित कर सकते थे उन लाइब्रेरीज के थ्रू, वो पढ़ना लिखना वहां से सीख रहे थे, वो था वर्कर्स वाला। अच्छा, इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो देखो, दिखती चीज है कि प्रिंटिंग टेक्निक, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जैसे हमें पता है कि जोहान गुटेनबर्ग ने बनाई। हमारे यहां फिर पहले कैसे लिखा पढ़ा जाता था सर? तो हमारे यहां पहले लिखा पढ़ा जाता था किसके थ्रू? प्रिंटिंग तो बहुत बाद में आई, हमारे यहां पहले लिखा जाता था क्या? व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द प्रिंट? वी यूज्ड टू राइट इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे पाम लीव्स हो गया, पेड़ों की छाल हो गई, ठीक है, बार्क्स ऑफ द ट्री जो होती है, तो उनके ऊपर हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, हाथ से, जिसे पोथी पन्ना कहा जाता है। तो हाथ से पहले लिखा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ?
ये जो लिखा जाता था ना मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, इसकी लिमिटेशन, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है तो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखना बहुत क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, धीरे 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 लिखते रहो, ठीक है। ये बहुत लेबोरियस काम होता है कि करते रहो बस अनंत अनादि काल तक लिखते रहो, चलते रहेगा वो सिस्टम, तो बड़ा लेबोरियस काम होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखना, ठीक है। और दे वर वेरी फ्रजाइल, उनको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो, जैसे किताब होती है तो किताब को तो क्या आप सुदर्शन चक्र घुमा देते हो ऐसा कि उंगली पे रख के, तो पहले लेकिन मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि किताबों को आप क्या कर सकते हो, किताबों को कहीं भी ले जा सकते हो, किताबों से आप वो खेला है कभी स्कूल में, तो मैंने क्या खेला होगा, ठीक है, रोटी की जो सिल्वर फॉइल होती थी, सिल्वर फॉइल की बनती बॉल, ठीक है, और जो अच्छी मजबूत किताब रहती थी वो निकलती थी, उसका बनता था बैट, और फिर चलता था क्रिकेट, ठीक है, क्लास के अंदर क्रिकेट चलता था। तो किताबें आसान है, लेकिन वो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट जो छाल पे या पत्तों पे लिखा जाता था तो इट वॉज नॉट स्टडी, ठीक है, वो बड़ी नाजुक सी होती थी ना, नॉट इजी टू कैरी, उस टाइप की सिचुएशन होती थी उनके साथ में, तो वो वाला सीन था। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी डोमिनेट जरूर करती थी बिफोर द कमिंग अप ऑफ प्रिंट, बट दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस। और हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में शिक्षा का स्तर ऐसा था कि पीपल वर लिटरेट, बंगाल में स्कूल्स थी और सारे बच्चे लिटरेट थे, लेकिन वो पढ़ के और लिख के लिटरेट नहीं होते थे, ओरल कल्चर चलता था, मतलब मास्टर साहब ने सब दिमाग में रखा है और मास्टर साहब ने सब दिमाग में से बोलते गए और बच्चे सारा दिमाग में याद करते चले गए। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, एंड इन द एब्सेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज वेरी हाई। ये था मेरा प्यारा भारत, समझ में आ रहा है। वो तो फिर क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, रटवा रहे हैं आई एम सॉरी 50 बार लिख के आओ आई एम सॉरी, ठीक है। तो हमारे यहां पहले सारा सब कुछ क्या था, सिस्टम जो था बिफोर द कमिंग ऑफ प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह पे लिखा जाता था और एजुकेशन वाज इंपार्टेड ओरली, ये सिस्टम था। फिर क्या हुआ, फिर इंडिया में प्रिंट आता है, बधाई हो। कैसे आता है प्रिंट, तो प्रिंट कम्स टू इंडिया, ये वाली चीज समझते हैं अपन। तो देखो क्या है, द प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा विथ Portuguese missionaries. Many of the regional tracts printing began. James Augustus Hickey, weekly magazine Bengal Gazette and गंगाटार भट्टाचार्य का न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। अब मैंने यहाँ पे सारे पॉइंटर्स डाल दिए हैं, अब आपको क्या करना है, कहानी समझना है। देखो तो यूरोप में तो प्रिंटिंग प्रेस पहले डेवलप हो गई थी, ठीक है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में कहीं 15th सेंचुरी में ही मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गई थी। हमारे यहाँ कब आई, तो हमारे यहाँ बहुत लेट आई, जब पूरे जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी से थे, उन्होंने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, फिर जर्मनी से वो प्रिंटिंग प्रेस क्या है कि पूरे यूरोप में फैल गई, पूरे यूरोप में फैल गई। तो जैसे यूरोप में ही पोर्टुगल वगैरह सब है, तो पोर्टुगल से फिर लोग आना शुरू होते हैं, तो वो पोर्टुगल से जो लोग आना शुरू होते हैं तो वो हमारे यहाँ क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं, उनके पास टेक्निक थी ना, मशीन लेके आते हैं, प्रिंटिंग मशीन। तो जो पोर्टुगीज मिशनरीज आए, ठीक है, तो वो गोवा जब आए तो वो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, फाइन। एंड मेनी ऑफ द रीजनल ट्रैक्ट्स वर बीइंग प्रिंटेड। तो जैसे कोंकणी लैंग्वेज जो है, तो वो उस कोस्टल ट्रिप की जो भाषा है, ठीक है, वहां पे कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। कोंकण कोस्ट पढ़ा है ना अपन ने ज्योग्राफी में, तो वो कोंकणी लैंग्वेज में ट्रैक्ट्स को पहले प्रिंट किया उन्होंने। तो कोंकणी लैंग्वेज में क्या है, उन्होंने ट्रैक्स को पहले प्रिंट किया, समझ रहे हो, कोंकणी लैंग्वेज में उन्होंने ट्रैक को पहले प्रिंट किया। फिर साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, तो शुरुआत में जो प्रिंटिंग होती है, तो शुरुआत की प्रिंटिंग इन्हीं रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग शुरू होती है, फाइन। रीजनल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग शुरू होती है। हिंदी इंग्लिश में प्रिंटिंग तो बहुत लेट शुरू हुई, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी और हमारे लोग जो है इंग्लिश जानते नहीं थे, ठीक है। तो वो लोग आए और वो जिस रीजन में गए तो वहां की रीजनल लैंग्वेज इन फॉरेनर्स ने, जैसे पोर्टुगीज मिशनरीज वगैरह जो आए, तो उन्होंने वो लैंग्वेज सीखी और उसमें प्रिंटिंग शुरू करी। फिर इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, इंग्लिश प्रिंटिंग लेट चालू हुई। अब इंग्लिश प्रिंटिंग लेट चालू हुई तो यहाँ पे जेम्स ऑगस्टस हिकी का जिक्र आया है। जेम्स ऑगस्टस हिकी कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिकी एक इंग्लिशमैन थे, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से आए और इंडिया में उन्होंने इंग्लिश प्रिंटिंग शुरू करी। अब जेम्स ऑगस्टस हिकी क्या चलाते थे, एक वीकली मैगजीन चलाते थे, मैगजीन है, ठीक है, और ये मैगजीन के अंदर ट्रेड वगैरह इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती थी। और जेम्स ऑगस्टस हिकी का कहना था कि बंगाल गैजेट जो है, उनकी जो मैगजीन है, इट इज ओपन टू ऑल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, मतलब वो किसी के दबाव में आके नहीं लिखते हैं, उन्हें जो लगता है वो लिखते हैं और सही लिखते हैं, ऐसा। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने क्या करना शुरू करा, यहां पे जो मैगजीन छपती थी, तो उन मैगजीनों में
जो जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी तो उनके गांव का ही था ना ब्रिटिशर्स के, तो उनके बारे में अब लिखना शुरू कर दिया कि उनके गांव पे कैसे रहते हैं ये लोग, अच्छे लोग हैं गंदे लोग हैं क्या है, ठीक है। तो कंपनी गॉसिप्स जो है ना, उसने कंपनी गॉसिप्स लिखना छापना शुरू कर दी जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, एंड दिस एनरेज्ड दी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को गुस्सा आया कि ये जेम्स ऑगस्टस हिकी मतलब हमारे ही आदमी है और हमारे बारे में लिखता है, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को मतलब एक तरह से प्रोसिक्यूट कर दिया, ठीक है, कि जेम्स ऑगस्टस हिकी रुक, ठीक है, हमारे बारे में लिखता है। तो उन्होंने बोला कि जेम्स ऑगस्टस हिकी नहीं सॉरी वॉरेन हेस्टिंग टू जेम्स ऑगस्टस हिकी होगा, कि वॉरेन हेस्टिंग ने जेम्स ऑगस्टस हिकी से क्या बोला, गाली देता है, बोलता मेरे मुंह से निकल गई वॉरेन हेस्टिंग सर, मैं मर ही जाऊं, ऐसा करके। इस मीम का कंटेक्स्ट समझ रहे हो ना क्या, कि जेम्स ऑगस्टस हिकी अपने बंगाल गैजेट में क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स की गॉसिप्स वगैरह लिखना शुरू कर दी, जिससे कंपनी ऑफिशियल जो थे वॉरेन हेस्टिंग उन्हें बुरा लगा और वॉरेन हेस्टिंग ने जेम्स ऑगस्टस हिकी को सजा सुना दी। तो इस तरह से प्रिंटिंग शुरू हुई। लार्जली इट वाज ब्रॉट बाय दी फॉरेन इन्वेडर्स ओनली, क्योंकि उनके यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पहले डेवलप हो चुकी थी। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे तो गंगाधर भट्टाचार्य का नाम भी आता है यहाँ पे। जो इंडियंस ने प्रिंटिंग कब शुरू करी, तो गंगाधर भट्टाचार्य जो थे तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर का नाम भी बंगाल गैजेट दिया, ठीक है। ही वाज वेरी क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय। तो ये भी क्या है, ये भी एक वो है कि इंडिया में प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई। तो इंडियंस ने जो प्रिंटिंग शुरू करी तो उसमें गंगाधर भट्टाचार्य का नाम ध्यान रखना है आपको, इन्होंने बंगाल गैजेट शुरू किया था। गॉट इट। तो दिस इज हाउ प्रिंट केम टू इंडिया। प्रिंट इंडिया में ऐसे इवॉल्व हुआ। अब अगेन वही पैटर्न पकड़ना, जैसे जब जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर ली, तो प्रिंटिंग प्रेस के डेवलप होने से क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने बाइबल प्रिंट करी थी, ठीक है, और फिर रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट वाज स्टार्टेड। फाइन, प्रिंट रेवोल्यूशन में रिलीजियस डिबेट वाला एक इशू था ही। तो इंडिया में भी आप जैसे देखो जब प्रिंटिंग टेक्निक आ गई ना, तो उस प्रिंट की मदद से रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट पहले शुरू हुई। फाइन, टॉपिक का पैटर्न पकड़ रहे हो ना, कि जब आदमी शुरुआत में हर चीज को धर्म के साथ जोड़ता है, तो जब प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप में आई थी तब भी उन्होंने रिलीजियस डिबेट शुरू करी थी। इंडिया में भी सिमिलरली प्रिंटिंग टेक्निक के आने से रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रिलीजियस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर, नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट शेप द नेचर ऑफ डिबेट्स। पहले क्या होता था, पहले धर्म पहले भी था, धर्म अनादि अनंत काल से है, धर्म हमारे और आपके होने से नहीं हुआ है, ठीक है। हमने तो क्या करा, धर्म को बांट दिया है। देखो ये फिलॉसफी की क्लास बन जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताता हूं। धर्म का मतलब रिलीजन कभी भी नहीं होता है। रिलीजन तो हमने बनाया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब ये होता है नीति, कि आप नीति के ऊपर चलो। धर्म का मतलब ये होता है कि आपके कर्म सही हो, ठीक है। लेकिन हमने धर्म का मतलब क्या ले लिया, कि रिलीजन ले लिया। नहीं, है तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। धर्म का मतलब ये होता है कि आपका कंडक्ट जो है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सही होना चाहिए। तो धर्म आदि अनादि काल से एक व्यक्ति अगर व्यक्ति है तो वो मर्यादा, वो अनुशासन, ठीक है, वो नीति से बना होना चाहिए, ये धर्म होता है। समझ रहे हो? ये क्यों बता रहा था, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा था, हाँ, तो वही बता रहा हूं कि रिलीजियस डिबेट जो है, तो रिलीजन वॉज देयर अमंग द पीपल बट एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स वर देयर अमंग द पीपल। कुछ रिलीजन में अच्छी चीजें भी थी, कुछ रिलीजन में खराब चीजें भी थी, क्योंकि रिलीजन तो इंसान ने बनाया है ना। तो अब क्या होता है कि इन रिलीजियस वैल्यूज के अराउंड डिबेट डिस्कशन होना शुरू हुआ। इन रिलीजियस वैल्यूज के अराउंड डिबेट डिस्कशन होना शुरू हुआ कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें ये रखना चाहिए या फिर ये चीज नहीं रखना चाहिए धर्म में। लेकिन प्रिंट के आने से पहले क्या है कि वो डिस्कशन जो है लार्ज स्केल पे नहीं पहुंच पाया था। लेकिन विथ द कमिंग अप ऑफ प्रिंट और प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के आने के बाद में क्या हुआ कि वो डिस्कशन जो है ना, वो डिस्कशन क्या होने लगा, वो डिस्कशन एक लार्ज स्केल पे होने लगा। फाइन, प्रिंट और प्रिंटेड टेक्निक के आने के बाद से वो डिस्कशन लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गया। रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स जो है वो लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गई, ठीक है। तो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स, न्यूज़पेपर्स जो थे, तो ये प्रिंटेड ट्रैक्ट्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह दे जस्ट डिडंट कैरीड द आइडियाज बट दे शेप्ड द नेचर ऑफ डिबेट आल्सो। कि अब लोग जो है, अब लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, अब लोग अपने ओपिनियंस को छाप भी सकते थे। और उसी के कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स के। जैसे जो कुछ रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो प्रथाएं चल रही थी, जैसे कह सकते हैं कि विडो इमोलिशन जो होता था, सती प्रथा चलती थी कि एक अगर महिला विधवा होगी तो उसको अपने पति की चिता पे जला दिया जाता था। तो ये सारी ऐसी
प्रथाओं के अगेंस्ट में जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने आवाज उठाना शुरू करी। तो रिलीजियस रिफॉर्मर्स सच एस राजा राममोहन रॉय और संबंध राजा राममोहन रॉय जो थे, तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर चालू किया जिसका नाम था संबंध कुमुदी, ठीक है, 1821 में। और इस संबंध कुमुदी को चेक करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, मतलब जो नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म आए, उन लोगों ने भी काउंटर करने के लिए अपने न्यूज़पेपर्स चालू किए। कैसे न्यूज़पेपर चालू किए, ठीक है, तो जैसे समाचार चंद्रिका बाय हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। तो एक तरह से क्या हो रहा था ना कि डिबेट और डिस्कशन का मंच बन गए थे। क्या डिबेट और डिस्कशन का मंच बन गए थे प्रिंटेड मटेरियल्स, न्यूज़पेपर्स। पहले न्यूज़पेपर्स और इन सारी चीजों की एब्सेंस में ये चीजें नहीं हो सकते थे, ठीक है। गॉट इट। हमारी टेक टीम अगर सुन पा रही है तो पॉइंट ये हो रहा है कि बच्चों की क्लास जो है ना वो पीछे जा रही है, जो एक पहले इशू आ रहा था चैट में, क्योंकि वो लोग लिख रहे हैं बहुत सारे, वो दैट इज द इशू, दैट्स इट। बाकी शुरुआत में तो वो नेटवर्क इशू के कारण हुआ था, बाकी उसके बाद जो है तो अभी क्लास पीछे जा रही है, ये एक इशू आ रहा है। और मैं भी तो एक बच्चा हूं, मतलब मेरे फोन में जो क्लास चल रही है वो भी पीछे पीछे भाग के चले जा रही है कभी कभी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो उलेमाज एंड देयर वरीज। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे रिलीजियस रिफॉर्मर्स और रिलीजियस रिफॉर्मर्स को, इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो समाचार चंद्रिका के अलावा जैसे बॉम्बे समाचार, शमशूल अखबार, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर शुरू हुए विच कैरीड द आइडियाज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बाय द ऑर्थोडॉक्स। फिर अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि जो इस्लामिक एम्पायर था, जैसे मुगल टाइम पीरियड वगैरह था, तो ये डिक्लाइन की तरफ था। ये डिक्लाइन की तरफ था मतलब कि ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने जैसे बहादुर शाह जफर जो थे इन सबको हरा हुरू के पावर अब किसके पास जा रही थी, ब्रिटिशर्स के पास में जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स का रिलीजन कौन सा था, क्रिश्चियनिटी। तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे दे वर फियरफुल अबाउट द फॉल ऑफ इस्लामिक एम्पायर। उनको ऐसा लग रहा था कि अब इस्लामिक रूलर्स तो हार गए हैं, तो अब क्रिश्चियनिटी जो है वो क्रिश्चियन रूलर्स आ रहे हैं, तो ये क्रिश्चियन रूलर्स क्या करेंगे, ये क्रिश्चियन रूलर्स जो आ रहे हैं तो दीज क्रिश्चियन रूलर्स विल टेक अवे एवरीथिंग। ये क्रिश्चियन रूलर्स जो है तो ये तो सब कुछ बदल देंगे। तो जो उलेमास थे, उलेमास कौन होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स। तो उलेमास वर वरीड अबाउट दिस कि दिस चेंज इन दी रूलर एंड द प्रॉब्लम इज द रिलीजन ऑफ द रूलर्स आर डिफरेंट, कि पहले इस्लामिक रूलर हुआ करते थे अब क्रिश्चियन रूलर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन रूलर्स क्या कर देंगे, शायद इस्लाम को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से दे वर फियरफुल, कौन, उलेमास वर फियरफुल, देयरफॉर दे यूज्ड प्रिंट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ रिलीजियस मैसेज, ठीक है। तो इन उलेमास ने और इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्या करना शुरू किया, प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया। किस तरह से प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया कि फतवा इशू किए जाते थे, मतलब रिलीजियस ऑर्डर्स इशू किए जाते थे कि भैया हमें अपने धर्म से हटके नहीं जाना है, धर्म को पकड़ के रखना है, ये सारी चीजें। फाइन, दे स्टार्टेड देवबंद सेमिनरी 1867 में। देवबंद सेमिनरी इन्होंने शुरू किया। और ये देवबंद सेमिनरी क्या है, जैसे आज देखोगे उत्तर प्रदेश में, तो एक इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता था, रिलीजियस मैसेजेस जो है लोगों तक पहुंचाता था। फाइन, प्रिंटेड मटेरियल निकालता था ताकि क्या है, लोग धर्म से जुड़े रहे। तो अब चाहे वो आप हिंदूज की बात कर लो, चाहे मुस्लिम्स की बात कर लो, हर रिलीजन में क्या है, रिलीजन में रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही साथ क्या है, प्रिंट के आने से एक चीज ये भी अच्छी हुई कि रिलीजियस टेक्स्ट जो थे ना, दे वर प्रिंटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अभी तक क्या था कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है तो मेजर लैंग्वेज जो होती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो हाथ से लिखा जाता था, मेजर लैंग्वेज जो होती थी उसमें ही प्रिंट होते थे, या फिर प्रिंटिंग बहुत कम ही होती थी। लेकिन प्रिंटिंग मशीन के आने से क्या हो गया कि अब रिलीजियस टेक्स्ट जो थे, जैसे आप कुछ भी कह सकते हो, गुरु ग्रंथ साहिब कह लो आप, ठीक है, आप कुरान कह लो, या फिर आप रामचरितमानस कह लो, आप गीता कह लो, तो दीज रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, वर प्रिंटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो अब ये रिलीजियस टेक्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट होना शुरू हो गए थे। रामचरितमानस, जैसे रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का वो है, ठीक है, ग्रंथ, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी जो पहले हाथ से लिखी जाती थी रामचरितमानस, लेकिन जब प्रिंटिंग टेक्निक आ गई तो 1810 में
कलकत्ता में रामचरितमानस की प्रिंटिंग शुरू हो गई है। ठीक है, प्रिंट स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंगस्ट कम्युनिटीज, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, क्या कि प्रिंट ने क्या किया, कहीं से आप देखेंगे तो रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस डिबेट्स, इन सारी चीजों को शुरू करवाया, लेकिन बाय एंड लार्ज, ठीक है, प्रिंट की मदद से क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो लोग थे, कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोग थे, दे स्टार्टेड फीलिंग कनेक्टेड, क्योंकि वो एक ही चीज को अब आप क्या कर सकते हो, पूरी कंट्री में कहीं भी प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा सकते थे। वो एक ही चीज को आप पूरी कंट्री में कहीं भी प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा सकते थे। समझ गए? तो दिस इज द केस, ये केस होता है। गॉट माय पॉइंट? बताओ, क्लियर है? बताइए, इज दैट क्लियर? चलो, फाइन। अब आते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में। हाँ दोस्त, हैं दौड़ते भागते कैसे आ रहे हो तुम? न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, तो जैसे हमने देखा ना कि देखो पैटर्न पूरा वही चल रहा है कि प्रिंट के आने के बाद में रिलीजन से जुड़ा हुआ चेंजेस यूरोप में भी देखे थे। सिमिलरली आपको देखना है क्या कि प्रिंट के आने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया तो इट क्रिएटेड अ रीडिंग मैनिया टाइप की चीज, जिसमें नए नए फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आ गए थे। तो इंडिया में भी वही हुआ कि प्रिंटेड मटेरियल के आने के बाद में रिलीजियस रिफॉर्म, पब्लिक डिबेट शुरू हुई। उसी के साथ साथ क्या है, जियो दंदनादन, हाँ हाँ हाँ, वो बैक जा रही है ना, वो जियो की लफड़ा है क्या? क्योंकि उसमें लेते तो बैक नहीं जाती है, यही मुझे भी समझना था एक बार, तो मैं उनसे अमित सर से बात करूंगा। किससे? नहीं तो स्विच कैसे करोगे यार, वो उनके नेटवर्क नहीं समझ आते एक तो। हम्म, तुम्हारे इसमें भी लैग हो रहा है क्या? अब हम एक काम करेंगे, आज की क्लास तो और बची 20-25 मिनट की, तो आज कंप्लीट करने दो। लेकिन वो प्रॉब्लम पकड़ में आ गई कि इस सिस्टम से नहीं हो रही, इस सिस्टम से हो रही, क्योंकि इस सिस्टम में अपन लैन जो लगा रहे हैं वो जियो वाली है। हाँ, अभी चलने दो जियो के शेयर्स। दिक्कत क्लास में कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बीच में 2-3 दिन क्लास हो रही थी तो सही चल रही थी, क्योंकि हम दूसरे पीसी से ले रहे थे। आज मैंने लैपटॉप पे क्लास लेके देखी तो उसमें लफड़ा हो रहा है। हम्म, ठीक है, चलो। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न बता रहा था बीच में यार। पैटर्न पकड़ना, देखो तुम्हें पूरा मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति में मैं आपको चैप्टर का डिकोड करना सिखा रहा हूं कि हम यूरोप के केस को पढ़ रहे थे, तो यूरोप के केस में भी तो अपन ने यही पढ़ा कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई, और प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद में जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया, तो उस प्रिंट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट सबसे पहले अपन ने रिलीजियस डिबेट वगैरह यही सारी चीजों पर देखा कि रिलीजियस डिबेट्स वगैरह शुरू हुई। अब इंडिया के केस में भी आप देख रहे हो कि जब इंडिया में प्रिंट कम्स टू इंडिया आ गया, तो इंडिया अगला टॉपिक ही क्या है कि प्रिंट के आने से रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, और पब्लिक डिबेट शुरू हुई, है ना। फिर ये रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट के टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक क्या था, रीडिंग मैनिया। ध्यान आ रहा है? रीडिंग मैनिया। तो रीडिंग मैनिया में क्या बताया गया कि अब एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया टाइप का बढ़ गया था, लोग पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, तो लोग पढ़ना चाह रहे थे, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक, न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी मटेरियल जो है, ठीक है, न्यू मटेरियल आपको देखने को मिल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आपको देखने को मिल रहा था। और वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आपको यहां भी देखने को मिलेगा। वो क्या था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जैसे अगर आप देखोगे तो आपको न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन वाले टॉपिक में भी देखने को मिलेगा। न्यू पैटर्न, समझे कितने लोग? हैक कर लिया ना मैंने चैप्टर कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न यार।
ठीक है, हिस्ट्री एक पैटर्न में चलती है कि ये पैटर्न है तो इसी पैटर्न में हिस्ट्री चलना है। ठीक, वही चीज मैं बता रहा था। समझ गए कितने बच्चे? समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस जो होती है उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है। कोई टॉयलेट वॉलेट कहीं नहीं जाना, बैठे रहो यहां पे। यस, चलो, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, समझ गए सर। तो अब वही अपने को समझना, अगला टॉपिक ये है कि इंडिया में जैसे अगर हम देख रहे हैं तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट से रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट के लिए एक माहौल बना। अगली चीज है कि प्रिंट के आने से देयर वर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस व्हिच इमर्ज्ड। जैसे नॉवेल्स वगैरह जो है इंडिया में नहीं लिखी जाती थी, ठीक है, लेकिन विद द कमिंग अप ऑफ प्रिंट द लिटरेरी मटेरियल चेंज्ड। तो नॉवेल्स वगैरह का प्रिंटिंग इंडिया में भी शुरू हो गया, ठीक है। लिरिक्स वगैरह प्रिंट होने लगे। जैसे पहले प्रिंट में क्या प्रिंट होता था? पहले प्रिंट में रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह प्रिंट होते थे, लेकिन अब क्या है कि गीत वगैरह, पोम, कहानियां, आरती, इन सारी चीजों के लिरिक्स वगैरह प्रिंट होने लगे। शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ठीक है, तो इस टाइप का लिटरेरी मटेरियल आपको देखने को मिलने लगा, ठीक है। साथ ही साथ मैटर जो लिखा जा रहा था, जरूरी नहीं कि अब सारा मैटर जो है रिलीजन से जुड़ा हुआ हो। पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है। लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पे लिखना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। व्हाट माय पॉइंट? तो इस तरह का चेंजेस, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। पैरेलल टू दिस, इसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे तो प्रिंटेड पेंटिंग्स वगैरह जो थी, ठीक है, वो भी अब क्या होने लगी? प्रिंट होने लगी। तो वुड ब्लॉक्स बना दिए जाते थे। वुड ब्लॉक जैसे अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग शॉप्स जो होती थी, पेंटिंग शॉप्स के बाजू में वुड एनग्रेवर्स बैठते थे। तो अब जैसे मान लो मेरा पेंटिंग बनाना, मेरा पेंटिंग कैसे बनेगा? तो वो वुड एनग्रेवर मेरे चेहरे को लकड़ी में गोद देगा और फिर क्या, वो लकड़ी के जो ब्लॉक्स रहते थे छपाई, तो पेपर के ऊपर छपता था, हाथों पे नहीं छापते थे लोगों के, ठीक है। तो जैसे अपन ने सील वाला एग्जांपल देखा था ना, सील को जैसे एनग्रेव किया गया, वैसे ही क्या किया जाता था? वैसे ही एनग्रेव किया जाता था वुड के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह को। तो जिससे अब क्या होता था? जिससे ये होता था कि पेंटिंग्स वगैरह पहले या तो हाथ से बनवा लो आप, हाथ से बनवाने में तो पैसे लगते थे बहुत, लेकिन अब क्या है कि वो पेंटिंग्स वगैरह जो है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी कहां पे? इवन दी पुअर पीपल कुड डेकोरेट देयर होम्स विद द यूज ऑफ पेंटिंग्स। हाउ? तो वो पुअर पीपल क्या करेंगे? उन जो प्रिंटेड पेंटिंग्स होती थी वो सस्ती होती थी। जैसे अगर आपने देखा होगा लोग अपने घर में किसी की नवविवाहित दंपत्ति जो होती है, तो उनके घर अगर बच्चा होने वाला रहता है तो एक प्यारे से बच्चे की फोटो लगा के चिपका लेते हैं अपने घर में, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या देखने को मिल रहा है? वैसे आपको देखने को मिल रहा है कि नाउ पीपल कुड डेकोरेट देयर होम्स, इवन दी पुअर पीपल कुड अफोर्ड। क्यों? क्योंकि पेंटिंग्स वगैरह भी प्रिंट होने लगी थी। तो इन दिस फॉर्म न्यू टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इमर्ज इन द मार्केट। समझ में आया? साथ ही साथ क्या है कि अब प्रिंट के अंदर लोग क्या प्रिंट कर रहे थे? जैसे मैंने बताया आपको कि रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा नॉवेल्स, लिरिक, शॉर्ट एसेज, स्टोरीज, ये सारी चीजें सोशल पॉलिटिकल मैटर पे प्रिंट हो रहा था। पेंटिंग्स इमर्ज हो गई थी, जिसको क्या, जैसे फेमस पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा पेंटिंग बनाने के इतने पैसे लेते कि एक आदमी बिक जाए, लेकिन अब उनकी पेंटिंग के भी क्या होते थे? प्रिंट बनने लगे थे, ताकि गरीब व्यक्ति भी वो चीजें खरीद सके, ठीक है, और अपने घर को सजा सके, वैसा वाला। साथ ही साथ प्रिंटेड मटेरियल में कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स स्टार्टेड अपीयरिंग इन दी मार्केट। तो कार्टून्स क्या होते हैं? कार्टून तो आप समझते हैं। कैरिकेचर्स क्या होते हैं? कैरिकेचर्स मतलब वो ये कार्टून बना रहता है ऐसा, ठीक है, लेकिन वो कार्टून कुछ कमेंट्री करता है ना, तो उसका कमेंट यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है, वो उसको कैरिकेचर बोलते हैं। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स अपीयर्ड ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। खास करके क्या है, जो नेशनलिस्ट लोग होते थे वो लोग ब्रिटिश रूल को गलत ठहराते हुए कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाते थे, और जो गवर्नमेंट थी वो इस तरह के नेशनलिस्ट लोगों को एक तरह से मजाक करते हुए, मॉक करते हुए कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाती थी। तो इस तरह से दीज वर सम ऑफ दी न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ये कुछ भिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस थे जो आपको देखने को मिल रहे थे मार्केट में। विमेन एंड प्रिंट के हम वही पैटर्न चल रहा है, देखो। तो इस प्रिंट का इंपैक्ट महिलाओं के ऊपर क्या पड़ा?
ये सवाल है। तो टॉपिक समझ में आ रहे ना, इस प्रिंट का इंपैक्ट महिलाओं के ऊपर क्या पड़ा। तो अगर हम यहां देखें तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी था कि प्रिंट के आने से अब क्या हो रहा है कि जो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स थे, ठीक है, तो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर जो थे, तो इन लोगों ने अपने घर की जो विमेन फोक थी उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। तो जो पब्लिशर्स वगैरह थे उन्होंने सिलेबस प्रिंट करना शुरू कर दिए। सिलेबस की जो किताबें होती थी, अगर स्कूल नहीं जा रही महिलाएं तो घर तक उनके वो सिलेबस की किताबें पहुंच जाती थी, घर पे ही पढ़ रही थी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि प्रिंट का विमेन के ऊपर पॉजिटिव ये रहा कि विमेन के लिए लिटरेरी मटेरियल प्रिंट हो रहा था। लेकिन नॉट ऑल हस्बैंड्स एंड फादर्स वर लिबरल। तो जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स थे वो तो ऐसे थे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। लेकिन जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स नहीं थे ना, तो दे हैड देयर ओन कंसर्न्स एंड फियर्स, ठीक है, एंड दे वर बोथ इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू कंजर्वेटिव फैमिलीज और मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिलीज के अपने खुद के डर थे, अपने खुद के रिजर्वेशंस थे। क्या थे डर और रिजर्वेशन? तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा हूं प्रिंट का। उनको ऐसा लगता था, ठीक है, जो कंजर्वेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे उनको ऐसा लगता कि नहीं पढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर महिलाएं पढ़ लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, ठीक है। ये हिंदू फैमिली में लोगों को लगता है कि पढ़ लेने से दे विल बिकम विडो। ये ऐसे ही क्या बनते हैं, ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स बनते हैं कि कोई एक पढ़ी लिखी महिला का पति मर गया होगा तो उन्होंने बोल दिया गलती ये है कि ये पढ़ लिख क्यों ली है, तो जो पढ़ लिख लेंगे उनके पति मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सोच चलता था। मुस्लिम जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये मानना था कि अगर पढ़ लिख लेंगी तो ये उर्दू रोमांस पढ़ने लगेंगी तो मॉरली करप्ट हो जाएंगी, फिर तो ये तो नहीं, पढ़ना लिखना नहीं देना इनको, ठीक है। तो उनको क्या बोल दिया कि पढ़ना लिखना बंद करवा दो, ठीक है, पढ़ना लिखना बंद करवा दो। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ रहा है कि विमेन का एसोसिएशन प्रिंट के साथ पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिन्हें करना होता है ना वो तो कर ही जाते हैं भाई साहब। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की गई ना, तो रेबेल विमेन डिफाइड प्रोहिबिशंस। तो जो महिलाएं थी जिनको आप बंदिशों में रखने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें आप रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो जिन्हें आप दबाने की कोशिश करते हो, फूट के बाहर निकली, ठीक है। तो रेबेल वुमेन डिफाइड दी प्रोहिबिशंस, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो पढ़ेंगी। तो जैसे यहाँ पे राज सुंदरी देवी की अमर जीवन के बारे में बताया गया है। राज सुंदरी देवी एक बंगाली वुमेन, हाउस होल्ड वुमेन, ठीक है, घर में काम करती थी, लेकिन वो क्या करती थी, अपने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स जो है उनमें से पन्ने फाड़ लेती थी, पता है, और किचन में छुप के पढ़ती थी। वो बच्चा बेचारा स्कूल जाता होगा तो अलग पीट रहा होगा, वो मैडम मैं होमवर्क करके लाया था, इसी कॉपी में था, पता नहीं कहाँ चले गया पेज। और मैडम और सर मार रहे हैं बच्चे को, लेकिन उसको क्या पता कि मेरी मम्मी ने पेज निकाले हैं, ठीक है। तो खैर जोक सपाट, अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो रेबेल विमेन थी दे डिफाइड सच प्रोहिबिशंस, उन्होंने इतनी बंदिशों और रोक टोक के बावजूद भी क्या किया, इन बंदिशों रोक टोक के अलावा भी उन महिलाओं ने पढ़ना जारी रखा। जैसे राजसुंदरी देवी की कहानी बताई गई कि राजसुंदरी देवी जो थी तो वो अपने घर पे सेल्फ एजुकेट करा उन्होंने खुद को, और उन्होंने अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने सारी चीजें बताई, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम अमर जीवन। अब मेरी बात सुनो, इस पूरे चैप्टर में आपने बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ा होगा, तो उन सबके नाम जो है ना वो ध्यान रखना, उन सबके नाम जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, उन सबके नाम जो है ध्यान रखना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। सिमिलरली जैसे अगर आप देखोगे तो महिलाओं के बारे में जो लिखा गया, तो महिलाओं ने खुद अपने बारे में खुल के लिखा। जैसे कैलाश भाषनी देवी रोड बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, ठीक है। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई जो है तो उन्होंने मिजरेबल सिचुएशन ऑफ विडोज जो थी उनके अगेंस्ट में लिखा। और इन महिलाओं का यह मानना था कि फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस उन महिलाओं का जीवन बहुत छोटा था, ठीक है, घर तक सीमित था, पब्लिक लाइफ नहीं थी उनकी, और उनके जीवन में जो थोड़ी सी खुशियां थी उन खुशियों में प्रिंट का एक बहुत बड़ा योगदान था, प्रिंटेड मटेरियल का एक बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो दिस वाज विमेन, ठीक है, दिस वाज विमेन एंड प्रिंट। अब अगर आप प्रिंटेड मटेरियल की बात करेंगे तो प्रिंट जो अलग अलग विमेन थी, ठीक है, विमेन नहीं, तो जो प्रिंटेड मटेरियल था तो प्रिंट इन डिफरेंट लैंग्वेज फॉर वुमेन ऑन वेरियस इश्यूज, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से महिलाओं के लिए लिटरेरी मटेरियल आता था, क्योंकि विमेन बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीडर, ठीक है, विमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर बन गई थी, और पब्लिशर जो तो उस तरह से उनके लिए प्रिंट भी करते थे। जैसे पंजाब में आप देखोगे तो राम चड्डा जो है, ठीक है, एक ऑथर थे, उन्होंने क्या बुक पब्लिश करी, स्त्री धर्म विचार, कि एक विमेन के क्या
कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक महिला जो है तो उसको कैसे जीवन जीना है, ठीक है। जैसे खालसा ट्रैक सोसाइटी जो है उन्होंने भी बुक्स लिखी वुमेन के ऊपर। साथ ही साथ जैसे आप बंगाल में देखोगे तो बंगाल में एक पूरा का पूरा एरिया, बटाला करके एक एरिया था विच वॉज नोन फॉर पब्लिशिंग बुक्स। तो वो बटाला एरिया जो है तो वहां पे रिलीजियस टेक्स्ट से लगा के स्कैंडेलियस टेक्स्ट तक सब कुछ छपता था, हर प्रकार की किताबें छपती थी। और उन किताबों को फिर पेडलर्स जो होते थे तो दे सोल्ड दीज बुक्स टू दी होम्स, तो घर घर तक ले जाके किताबें बेचते थे। तो उसमें बहुत सारी किताबें महिलाओं के लिए भी छपती थी कि अच्छे मतलब हाउ टू बी ओबीडियंट हाउसवाइफ, इस तरह की किताबें जो है, ठीक है, नॉवेल्स वगैरह। और विमेन से जुड़े हुए इश्यूज पे बहुत सारी किताबें छपती भी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में छपती थी और वो घर तक पहुंचती थी। तो विमेन एंड प्रिंट, विमेन एंड प्रिंट की कहानी क्लियर है। विमेन एंड प्रिंट की कहानी अगर क्लियर है तो सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है कि जैसे हमने देखा कि 19th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट रीडर्स इमर्ज हुए यूरोप वाले केस में, विमेन, वर्कर, चिल्ड्रन। तो वैसे हम भी देखेंगे कि हमारे यहां विमेन का प्रिंट से क्या एसोसिएशन था। सिमिलरली विमेन और पुअर, सॉरी, प्रिंट एंड पुअर पीपल का क्या एसोसिएशन था, वाली चीज देखते हैं। तो प्रिंट एंड दी पुअर पीपल, तो अगर आप देखेंगे ना तो पुअर पीपल के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की जाती थी सिटीज में, टाउन्स में, ताकि गरीब व्यक्ति भी किताब तक पहुंच सके। अब देखो गरीब व्यक्ति तो गरीब है इसलिए वो शायद पढ़ नहीं पाया, वो तो काम में व्यस्त है। लेकिन जो अमीर लोग रहते थे वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जैसे किसी अमीर व्यक्ति के पास पैसा है तो वो अपनी, उसको ये नहीं कि उसको सच में प्यासे को पानी पिलाना है, उसको ये कि यार मैं एक प्याऊ खुलवा दूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, उस पर नाम लिखवाऊंगा बड़ा बड़ा कि श्री 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 फलाना ढिकाना जी ने ये प्याऊ खुलवाया है, ठीक है। तो वैसे क्या है कि पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप कर दी गई थी बड़े बड़े रिच इन्फ्लुएंशियल पीपल के द्वारा। एंड ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि हम गरीब व्यक्ति को एजुकेट करना चाहते हैं। और उसमें कुछ कुछ पुअर पीपल दे स्टार्टेड गोइंग टू द लाइब्रेरीज आल्सो, फाइन। तो ये एक पुअर पीपल का प्रिंट के साथ एसोसिएशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कि जो लिखते थे जो लोग, ठीक है, तो पीपल दोज हु यूज्ड टू राइट अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन या फिर पुअर पीपल, तो उन लोगों ने कैसा लिखा। जैसे पुअर पीपल इन प्रिंट की बात कर रहे हैं तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था गरीब व्यक्ति के साथ, ठीक है, दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन अबाउट इन मेनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स इन ऐसे। तो बहुत सारे प्रिंटेड ट्रैक्ट्स में, एसेज में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा जा रहा था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वेयर पुअर पीपल सफर्ड। ज्योतिबा फूले जो थे, तो जैसे ज्योतिबा फूले ने अपनी बुक गुलामगिरी में 1871 में खुल के इस चीज के बारे में लिखा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, पुअर पीपल जो है वो सफर कर रहे हैं। प्रिंट की मदद से पुअर पीपल की आवाज उठाई गई है। जैसे कैलाश काशी बाबा जो है, तो काशी बाबा ने अपनी बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, और इस बुक में उन्होंने जो क्लास स्ट्रगल है रिच और पुअर पीपल के बीच में उसके बारे में लिखा। कानपुर में एक मिल वर्कर थे, ठीक है, जो कि पोम्स लिखते थे अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, ठीक है, और इनकी सारी किताबों कविताओं को सच्ची कविताओं के नाम से क्या है कंपाइल किया गया, फाइन। साथ ही साथ क्या है कि बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि अब गरीब व्यक्ति के बारे में लिखा जाता था प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू, और गरीब व्यक्ति को पढ़ने के लिए क्या है लेंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की गई ताकि वर्कर्स को एजुकेट किया जा सके। जैसे बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने मिलकर एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी जिसमें वो सारे लोग पढ़ लिख सके। समझ में आ रहा है? बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी जिसमें वो सारे लोग पढ़ लिख सके मिलकर। क्लियर हुआ? तो ये दिस वाज द स्टोरी ऑफ प्रिंट एंड पुअर पीपल की कैसे प्रिंट वाज एसोसिएटेड विद द पुअर पीपल। एंड द लास्ट टॉपिक जो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या कहता है ये टॉपिक, इस चीज को भी अच्छे से समझना कि अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, इंडिया में हम गुलाम थे, यूरोप में सेंसरशिप की बात ही नहीं है क्योंकि यूरोप किसी का गुलाम नहीं था। इंडिया में क्या हुआ, वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो अब ये जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो ये जो ब्रिटिश है ये क्या कर रहे थे ना, इन लोगों की एक हरकत गलत थी। क्या गलत थी? एक हरकत कि ये लोग डोमिनेट कर रहे थे हमारे ऊपर और ये चाहते थे कि वो डोमिनेशन हमेशा बना रहे। तो अब वो डोमिनेशन हमेशा बना रहे उसके लिए क्या करते थे, वो डोमिनेशन हमेशा बना रहे उसके लिए ये लोग किसी ना किसी तरह से ये इंश्योर करके रखना चाह रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर ले, हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज को कंट्रोल करके रखा जाए। तो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब ये होता है जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना, तो कोई भी पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर को चेक करते हैं कि इस पिक्चर में कुछ ऐसा तो नहीं कि देख के बच्चे बिगड़ जाए, है ना। तो सेंसरशिप में वही काम होता है सेंसरशिप का। तो वैसे ही क्या होता था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो दे यूज्ड टू सेंसर व्हाट वाज बीइंग प्रिंटेड, फाइन। तो वही टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। लेकिन शुरुआत में ये सेंसरशिप हमारे लिए नहीं थी क्योंकि हम तो कुछ प्रिंट ही नहीं करते थे।
जेम्स ऑगस्टस हिकी वाली चीज जो है, ठीक है, उसको रिकॉल करो थोड़ा सा, अभी बताता हूं तुम्हें। देखो तो बिफोर 1798 क्या है ना, 1798 के पहले तक कॉलोनियल स्टेट्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो मोर कंसर्न अबाउट इंग्लिशमैन इन इंडिया, वर मोर कंसर्न अबाउट इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल अबाउट कंपनीज मिसरूल। तो 1798 के पहले तक क्या था ना, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, तो ब्रिटिश अथॉरिटी को ये डर लगता था, क्या डर लगता था ब्रिटिश अथॉरिटी को, कि जो इंग्लिशमैन इंडिया में है, रिकॉल करो जरा जेम्स ऑगस्टस हिकी वाली कहानी। जेम्स ऑगस्टस हिकी कौन था? इंडियन नहीं था, वो एक इंग्लिशमैन था जो इंडिया में रह के कंपनी के मिसरूल के बारे में लिखता था। तो पहले जो सेंसरशिप का हंटर था ना, पहले सेंसरशिप का हंटर जो कॉलोनियल स्टेट था, वो इंग्लिशमैन के ऊपर ही चलाना चाहता था, क्योंकि इंडियंस वर वेरी साइलेंट अबाउट दिस। उनको क्या फर्क पड़ता लिखने से, वो कुछ लिखते ही नहीं थे, प्रिंट का इस्तेमाल ही नहीं करते थे इंडियंस, ठीक है। तो शुरुआत में ये सेंसरशिप सिर्फ किसके लिए थी? इंग्लिशमैन या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में थी, जो कि लिख रहे थे, छाप रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 1857, और फिर ये सेंसरशिप को हटाने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, वो क्या करता है, थोड़ा सा इनको इजी वो कैसे लिबर्टी भी दे देता है, ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर 1857 में रिवॉल्ट होता है। किस चीज का रिवॉल्ट होता है भाई साहब? 1857 की क्रांति। इन द वर्ड्स ऑफ वीडी सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी जाती है ना, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ऑर्गेनाइज तरीके से हमने ब्रिटिश सिंहासन को हिला दिया था, तो ये ब्रिटिश सिंहासन को जो हमने हिलाया ना, तो उनको एहसास हुआ, अरे बाप रे, हम तो इंग्लिशमैन को ही कंट्रोल करते रह गए, लेकिन इस क्रांति के पीछे इंडियन की जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स की एजेंसी है। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? जो लोकल लैंग्वेज रहती, रीजनल लैंग्वेज, जैसे कोंकणी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस में जो ये लिख रहे हैं ना ये लोग, इनको कंट्रोल करना होगा। तो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो एटीट्यूड था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस, दिस चेंज्ड, ठीक है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको समझ में आया कि ये न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, इन्हें कंट्रोल करना होगा। तो इसी के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए गए, और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, एक्सटेंसिव राइट्स आ गए टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। सेंसर मतलब चेक करना। अगर सरकार को लग रहा है कुछ गलत लिख रहे हैं, तो सरकार तुम्हें वार्निंग देगी, और उस वार्निंग के बावजूद भी अगर तुम नहीं मानोगे, तो आपकी मशीनरी वगैरह सब क्या कर लिया जाएगा? कन्फिस्केट कर ली जाएगी, सारी मशीनरीज वगैरह जो है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। एंड इफ समथिंग वाज फाउंड सेडिशियस, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हो, तो गवर्नमेंट तुम्हें वार्निंग देगी, और नहीं मानोगे तो आपकी पूरी मशीनरी वगैरह सब उठा के ले जाएंगी। एंड दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज मॉडल्ड ऑन दी आयरिश प्रेस लॉ, ठीक है। आयरलैंड में जैसे प्रेस लॉ थे, तो उस हिसाब से इंडिया में उन्होंने प्रेस लॉज जो है इंट्रोड्यूस कर दिए। वार्निंग दी जाती थी, नहीं मानोगे तो आपकी मशीनरी वगैरह कॉन्फिस्केट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ना विनोद, नेशनलिस्ट मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल करने की उनकी एक टेक्निक थी कि प्रिंटेड मटेरियल को हम सेंसर करेंगे। लेकिन जो आजादी के परवाने होते हैं, वो किसी के रोकने से कहां रुकते हैं। तो डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है, उन्होंने ही रोट विद द ग्रेट सिंपैथी अबाउट पंजाब रेवोल्यूशनरीज इन हिज न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है। तो अपने न्यूज़पेपर केसरी में उन्होंने खूब खुल के लिखा, जो वो फील करते थे नेशनलिस्ट लीडर्स, वो लिखते थे किताबों में, न्यूज़पेपर्स में। समझ में आया? तो इंडिया वाला पार्ट एक बार फिर से रिकॉल करें अपन। इंडिया वाले पार्ट में देखो वही है सेम पैटर्न, कि पहले इंडिया में प्रिंट के पहले क्या सिचुएशन थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशंस वगैरह, वो सारा सब कुछ ध्यान रखना। प्रिंट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया में जब प्रिंट आया तो वही रिलीजियस डिबेट के अराउंड पहले चीजें शुरू हुई। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस इमर्ज हुआ। उस न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आपने वही विमेन, ठीक है, वर्कर के बारे में देखा। एक जो टॉपिक यूरोप वाले पैटर्न से कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो सेंसरशिप वाला है, सेंसरशिप वाला टॉपिक है, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ कैसा लगा चैप्टर। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। हिस्ट्री का चैप्टर समाप्त हुआ। कल अपना कौन सा चैप्टर होगा प्रिंट कल्चर के बाद में? कल ज्योग्राफी का चैप्टर है क्या? शायद ज्योग्राफी का ही चैप्टर होना चाहिए कल। ज्योग्राफी और सिविक्स बचा है, इकोनॉमिक्स भी हो गया, ज्योग्राफी भी और सिविक्स भी कल एक क्लास में खत्म हो जाएगा। नहीं, कल ज्योग्राफी है शायद, सिविक्स एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी के शायद 2 या 3 चैप्टर बचे, एग्रीकल्चर तक हो गया, 2 चैप्टर बचे, 3 क्लासेस, फिर मैप वर्क,
फिर डाउट सॉल्व, ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन, क्लियर है। क्लियर हुआ। बहुत बेकार चैप्टर था, नहीं यार चैप्टर अच्छा था। आप देखो, बठिंडा चैप्टर था सर ये। आप देखो एक और चीज बता रहा हूं, इस चैप्टर के सारे कीवर्ड्स सुनो, मैं एक चैप्टर, इस चैप्टर का एक वीडियो दूंगा आपको यूट्यूब पे दूंगा। मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे नाम है, नाम 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 बुक नाम बुक नाम बुक नाम बुक, ठीक है। तो नाम और बुक्स जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह, इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रिंट कल्चर क्या है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र के बारे में, ठीक है। त्रिपिटका कोरियाना, ठीक है। तो त्रिपिटका कोरियाना क्या है पता है, ये चैप्टर में एक ब्लू बॉक्स में दी गई, इस पे क्वेश्चन आया था। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मदद से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया था ना 13वीं सेंचुरी में, तो वो अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स जो है, 80,000 वुड ब्लॉक्स की मदद से जो त्रिपिटका छपी थी, तो वो उनको संभाल के रखा गया है, ठीक है। दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007, ठीक है। तो ये त्रिपिटका कोरियाना जो है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और वो आज भी रखे गए हैं संभाल के। उक्यो, वेलम, बेलार्ड्स एंड ट्रेवेंस, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एल्मेनाक्स, कैलेंडर्स को चैप बुक्स हो गया, ट्रेम्बल बिफोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का एक शॉर्ट समरी मैंने आपको दे दिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो वो सारी चीजें। कुछ क्वेश्चन जो ध्यान कर लेना, जैसे चाइना में प्रिंट का क्या इस्तेमाल होता था, 17वीं-18वीं सेंचुरी में लिटरेसी रेट बढ़े तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ, साथ ही साथ प्रिंट कल्चर जो एक फेवरेबल कंडीशन बनाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, वो वाला पॉइंट। 19वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग टेक्निक जो वेरियस इनोवेशंस आए उसमें, तो मेटल प्रिंटिंग प्रेस, टेक्नोलॉजी नई आ गई, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नई नई आ गई थी, वो सारा सब कुछ। चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर्स कैसे इंपॉर्टेंट रीडर की तरह इमर्ज होकर आए, रिलीजियस रिफॉर्म में प्रिंट ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। फाइन, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड होना चाहिए सेंसरशिप वाला, वो मैं ऐड कर दूंगा नोट्स में, ठीक है। तो वो हो गया। और ये 2019 के सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, देखो सब एक एक दो नंबर के क्वेश्चन ज्यादा है, 3 नंबर के हैं भी, तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, या फिर यूरोप वाला पार्ट जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना, जैसे वर्नाकुलर नॉवेल्स, ये हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन गलत है शायद, नोट्स में कुछ चेंजेस होंगे, मैं एक बार एक क्वेश्चन ऐड भी करना है मुझे। फाइन, 2020 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, फाइन, 2020 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 2021 में पेपर नहीं हुआ, ठीक है। 2022 में चैप्टर आया नहीं था बोर्ड एग्जाम में, 2022 में चैप्टर आया नहीं था। 2023 के क्वेश्चन, तो 2023 के सारे क्वेश्चन, 2023 में पहली बार क्या हुआ, 2023 में पहली बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये बेस बरुआ वाला, ठीक है। तो लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एकमात्र आया, ये 23 फाइन, सारे क्वेश्चन जो है अपन ने इंक्लूड कर लिए, इनको सबको सॉल्व कर लेना मेरे लाल, गॉट इट। चलिए, तो इसी नोट पे आज के कार्यक्रम को अपन यहां पे करते हैं समाप्त, कल मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। कल ज्योग्राफी का चैप्टर है या सिविक्स का एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे उसमें शेड्यूल में, फाइन। तब तक अपना ध्यान रखो, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, चलो ठीक है, बाय बाय।